हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे एमपीटीईटी 2021 के बारे में, जो कि हमने पहले बता दिया था कि एमपीटीईटी 2021 में दूसरे राज्य वाले भर सकते हैं कि नहीं। वह वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि प्रूफ के साथ था। और यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि एमपीटीईटी वर्ग 3, और यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वर्ग 3 अर्थात पीआरटी के लिए, अर्थात एमपीटीईटी प्राथमिक जो 2020-21 की जो फॉर्म जो है वो रीओपन हुआ है। इसका फॉर्म जो है दिसंबर 2019 में ही पहले ही फॉर्म भरा गया था, जो कि एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन फिर से जो है फॉर्म लिया जा रहा है, जो कि 14 दिसंबर से, अर्थात आज जो है 3 दिसंबर है और इसी 14 दिसंबर से जो है आपका रीओपन होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आप जो है एमपी की जो टीईटी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, और इसकी जो ओरिजिनल जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें से हम बात करेंगे कि इसकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्या है, कि एमपीटीईटी का फॉर्म जो है वो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि डीएलएड वाले के लिए, तो देखिए प्राथमिक की बात कर रहे हैं तो डीएलएड वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर होता है कि एनआर्स डीएलएड वाले, तो देखिए एनआर्स डीएलएड जो किए हैं, जिनका ग्रेजुएशन के बाद भी एनआर्स डीएलएड हो या फिर ट्वेल्थ के बाद जो है वो डीएलएड हो, तो दोनों लोग जो हैं वो बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड के लिए, तो देखिए बीएड जो है वो भी बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि इसके पहले जब फॉर्म भरा गया था, जो कि अब जो है वो रीओपन हुआ है, तो इसमें भी एलिजिबल थे बीएड वाले, तो इसमें भी एलिजिबल हैं बीएड वाले। राजस्थान में जो है वो बीएड वाले बाहर हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमपी में भी बाहर हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एमपी में जो है वो वर्ग 3 में एमपीटीईटी जो 2021 का फॉर्म रीओपन हुआ है उसमें भी बीएड वाले एलिजिबल हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे, आपको ऑफिशियल जो मतलब नोटिफिकेशन है उसमें दिखाएंगे कि उसमें एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बात कर दें कि ये जो एमपीटीईटी है ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं होता है, ये भर्ती पात्रता परीक्षा है। एक तरीके से आप सुपर टीईटी कह सकते हैं, जैसे यूपी में कहते हैं, या फिर इसको आसान भाषा में कहना चाहेंगे तो रीट कह सकते हैं, कि जिस तरीके से रीट एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से जो है एमपीटीईटी का जो है वो आपका एग्ज़ाम है। और यहाँ पर हम बात करें दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दूसरे राज्य वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। तो दूसरे राज्य वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो है आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी को आप नहीं पा सकते हैं, आप सबको पता है। और ध्यान ये भी रखिएगा कि जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जनरल में तो ठीक है लेकिन हम ईडब्ल्यूएस में हो सकते हैं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में नहीं होंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल का एक रिजर्वेशन कैटेगरी है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे। और जनरल कैटेगरी का जो मतलब जैसे जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी का आपको जो है टोटल रिजर्वेशन जनरल का नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आप जनरल का जो है वो सिर्फ आपको 5% रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। तो ये मोटे मोटे बात जो है वो आप जान जाइए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपको जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल है, और इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट पर जो है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एमपीपीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो वहाँ पर रहेगा, कमेंट में जो है वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ पा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर योग्यता के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए ये वगैरह अपना शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में बात किया गया है। तो आप थोड़ा सा हमको एलिजिबिलिटी के बारे में देखना है, तो हम डायरेक्ट जो है वो एलिजिबिलिटी के बारे में हम देखेंगे कि जो इसकी योग्यता है वो क्या है। और बता दें कि ये जो है ऑफिशियल है, ऐसा मत समझिएगा कहीं से स्क्रीनशॉट जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर हम निर्धारित योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कम से कम 50 अंकों के साथ जो है हायर सेकेंडरी अर्थात 12th पास हो, उसके साथ साथ जो है आप डिप्लोमा हों अर्थात डीएलएड किए हों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डिप्लोमा मतलब एनआईएस से जो डीएलएड किए हों वो भी जो हैं वो एलिजिबल हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। बाकी अदर स्टेट के जो हैं, खास करके यूपी में क्या होता है कि यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो वो लोग भी जो हैं वो एलिजिबल हैं। बाकी अदर स्टेट के जहाँ भी जो है 12th के बाद डीएलएड होता है तो वो लोग भी जो हैं वो एलिजिबल हैं। और एनआईएस से जो लोग डीएलएड किए हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हों या फिर 12th के बाद डीएलएड किए हों, वो दोनों लोग जो हैं
वो एलिजिबल हैं। लेकिन इतना आप ध्यान रखे रहिएगा कि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 50% जो है आपका 12th में होना कंपलसरी है, क्योंकि आप रिजर्वेशन में नहीं आएंगे। बाकी जो एमपी के मूल निवासी हैं उनको इस 50% में भी रिजर्वेशन मिलता है। आगे हम जो है उसके बारे में हम देख लेंगे। बाकी अदर स्टेट को जो है वो चाहे दिव्यांग कैटेगरी से हों या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो या फिर फीमेल हो, उनको कोई जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको 50% आपका लाना अनिवार्य है, अदर स्टेट से हैं तब, और उसके बाद जो है आप एलिजिबल हैं। ये जो है यहाँ से थोड़ा सा कंफर्म हो गया। अब फिर हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा उच्च शिक्षा से जो है आप बीएड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका स्नातक में जो है 50% होना चाहिए और आप बीएड किए हों तभी आप जो है 1 से 5 तक के लिए, अर्थात जिसके बारे में एमपीटीटी 2021 के बारे में हम जो फॉर्म रीओपन हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपका ग्रेजुएशन में 50% है और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर ध्यान एक और बात रखिएगा कि आपका यदि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हैं, आप भले ही किसी कैटेगरी में हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे बताने का मकसद ये है कि जैसे यूपी से है, यूपी में जो है आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं रहता है, तब भी आप बीएड कर लेते हैं, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप बीएड जो है वो आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप एमपीटीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप बिल्कुल फॉर्म न भरें, क्योंकि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएंगे। आप सिर्फ यूपी में हैं, यूपी के निवासी हैं तो आप यूपी में ही रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे, एमपी में जो है वो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक बात और है, अब जैसे यहाँ पर बात एक और ये है कि जैसे कोई एमपी का रहने वाला है और वो यूपी से बीएड किया हो तो देखिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो आपको स्टेट के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, ना कि आपकी डिग्री के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है कि आप जो है वो किस स्टेट से जो है वो आप डिग्री लिए हैं। ये आपको मायने नहीं रखता है, आप किस स्टेट के निवासी हैं वो आपको मायने रखता है। तो यदि आप एमपी के निवासी हैं और आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आप यूपी से बीएड किए हों तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाइएगा कि आप एमपी के रहने वाले हों, डिग्री कहीं से भी लिए हों, डिप्लोमा कहीं से भी लिए हों, आप इस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बाकी नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बीएड वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बीएड के बारे में बात किया गया है। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का जो है आपको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने बीएड किया हो उनको 2 वर्ष के अंदर जो है 2 वर्ष के भीतर जो है वो आपको मतलब कहीं भी जो एनसीटी से अप्रूव हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बीएड वाले, डिप्लोमा वाले नहीं, डीएलएड वाले नहीं। फिर आगे हम बात करेंगे जो अगला जो आपका मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12th के समकक्ष जो आपका डिप्लोमा हो, शिक्षा शास्त्र से 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं तब भी आपका मान्य होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये भी जो है आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि 2002 के अनुसार यदि आप डिप्लोमा किए हों, यदि आपका 45% भी हो आपका 12th में हायर सेकेंडरी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का जो है आपने बीएलएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। अर्थात आप यदि 12th के बाद यदि 4 वर्ष का बीएलएड किए हों तो भी आप जो हैं वो एलिजिबल हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है इसमें से कोई एक आपको एलिजिबिलिटी जो है वो पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह जो है वो अथवा दिया है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर विशेष शिक्षा दिया हुआ है, तो यदि आप 50% अंकों के साथ यदि आप डिप्लोमा किए हों 2 वर्ष का जो कि विशेष शिक्षा में हो तो भी आप जो हैं वो एलिजिबल हैं।
फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि स्नातक और उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इनके समकक्ष। तो ये जो है यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में जो डिप्लोमा करते हैं वो स्नातक मतलब स्नातक के बाद करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। मतलब समकक्ष का मतलब यही होता है कि इसके समकक्ष मतलब आपकी डिग्री जो है वो डिप्लोमा के बराबर कोई डिग्री ऐसी है तो भी आप एलिजिबल हैं। समकक्ष का मतलब यही होता है, तो आप जो हैं वो एलिजिबल हैं। फिर थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो कि मेन है, और ये जो है अदर स्टेट के लिए काम नहीं करेगा। जो यहाँ पर नोट दिया हुआ है ये सिर्फ एमपी के जो मूल निवासी हैं उनके लिए है। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों या फिर निःशक्त व्यक्तियों की अभ्यर्थियों की अर्हता में जो है वो 5% का छूट मिलेगा। जैसे हम आपको बताएं कि 12th में आपका 50% है तभी आप एलिजिबल हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी से आते हैं, मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों में आते हैं, तो आपको 50% छूट जो है वो हर जगह जो है वो आपको मिलेगा। चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका हायर सेकेंडरी हो, वहाँ पर जो है वो आपको 5% जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है योग्य हैं, उसके लिए आप बिल्कुल घबराइए मत। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया आप कहाँ कहाँ से पा सकते हैं, और इसका पेज नंबर 3 पे आप पढ़ेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। लेकिन हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो पूरा क्लियर कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई जो है वो समस्या अब इसके बाद होने वाली है। और थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में यही बता देता हूँ कि जिनका डीएलएड हो, किसी भी स्टेट से डीएलएड हो, 12th के बाद डीएलएड हो, वो डीएलएड मान्य है। बीएड आपने किया हो वो भी बीएड आपके मान्य है। आपने बीएलएड किया हो अर्थात 12th के बाद 4 साल का आपने बीएलएड किया हो वो भी मान्य है। एनआईओ से डीएलएड जिन्होंने किया है वो भी मान्य है। बाकी ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने डीएलएड किया है वो भी मान्य है। अर्थात एक तरीके से कह लें कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी कोर्स किए हों और परसेंटेज का मामला आप में नहीं, मतलब मामला नहीं फंसता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का 5% होता है, जैसे आपका 12th में 50% से कम हो, ठीक ना, तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आ जाएंगे, लेकिन एमपी में जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आप यदि इस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और ये जो एमपीटीईटी है इसी के बेस पे जो है वो आपको गवर्नमेंट टीचर की जो है वो मतलब ज्वाइनिंग सर्विस जो है वो लगती है। और इसके बाद जो है कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, जैसे यूपी में होता है यूपी टीईटी के बाद सुपर टीईटी। तो इसको आप एमपीटीईटी को सुपर एमपीटीईटी भी मानकर जो है वो चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जो है जुड़ सकते हैं। और जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं, और इसका पीडीएफ जो है हमने वहाँ पर शेयर कर दिया है। तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड करके पेज नंबर 3 में जो है वो आप अपनी योग्यता को जो है वो पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2020 लिखा है तो घबराइएगा मत कि ये तो पुराना है, नहीं। जो ये मतलब जो ये फॉर्म भरा जा रहा है ये फॉर्म रीओपन हुआ है, अर्थात जो ये फॉर्म जो है 2020 में जो है वो आया था। तो 2020 की जो योग्यता है वही योग्यता जो है वो यहाँ पर जो है मतलब जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, एमपी गवर्नमेंट की, वही गाइडलाइन है। बस यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि जो आपका जो डिग्री डिप्लोमा है वो आप अभी के टाइम पे जो है वो आपका यदि आप योग्य हैं तो आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बाकी जो गाइडलाइन है वो 2020 की ही जो गाइडलाइन है, क्योंकि फॉर्म जो है वो रीओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।